नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपका एमपीईएसपी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपका जो ग्रुप 5 के तहत पैरामेडिकल स्टाफ के विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात नहीं करने वाले हैं। इसमें हम जो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाले हैं, इसके संबंध में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, साथ ही इसमें आपके डॉक्यूमेंट और आपके डेट ऑफ बर्थ, साथ ही प्रोफाइल पंजीयन, फोटो, सिग्नेचर, टेम्पलेट आपकी जो अपलोड होनी है, हैंड डिक्लेरेशन, आपकी सर्टिफिकेट, इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें अगर आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम ना हो, आपका डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट ना हो, और यदि बाई चांस आप फॉर्म फिल कर देते हैं और आप कोई गलती को कर देते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ये जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो फॉर्म में आपको जब गलती यहाँ से कर देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दी जाएगा। और इसके पहले आपकी 2023 में वैकेंसी आई थी, उसमें आप विश्वास ना हो तो इसमें आप ग्रुप 5 यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे इसी केस के। अब वो स्टूडेंट ने क्या गलती की थी, तो सेम गलती आपको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे तो उनको यहाँ पर पता नहीं होगा, तो इसलिए आप सभी को हमें इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। तो यहीं से आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम आ रही है, आप देख सकते हैं, और बड़ी मुश्किल से तो पोस्टें ये निकल के आती हैं और आप इसकी तैयारी भी मेहनत से करते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार से गलती हो, तो अब हमारा सभी का यही कर्तव्य है कि आप सभी को पहले सही सही जानकारी देना, ये अति महत्वपूर्ण है। और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल से पहले आपको क्या क्या काम कर लेना चाहिए, ताकि यहाँ पर आप देखेंगे इसकी लास्ट फॉर्म फिल आप 26 तारीख से इसके स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी 10/12/2024 है। तो आपके लिए टाइम भी यहाँ पर कम दिया गया है। तो आपको ये काम कर लेना है। जो जो हम यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं, इस सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बहुत से स्टूडेंट ये वीडियो को छोड़कर भी चले जाएंगे, तो आप ये जानकारी आपके लिए ही बताई जा रही है। अब यदि आप वीडियो छोड़ के जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपकी गलती होगी और फॉर्म रिजेक्ट होगा तो फिर आप यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो ढूंढेंगे और कमेंट करेंगे, तो आपको कोई रिप्लाई भी नहीं करेगा। आप चाहे तो देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आके दोबारा से कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। तो इसलिए आपको आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो और आगे चल के आपको सिलेक्शन से बाहर ना किया जाए, तो थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। ये आपके लिए फ़ायदे के लिए यहाँ पर बताई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट आप देख चुके हैं। अब चलिए इसकी हम मेन जानकारी देख लेते हैं। ये सभी पोस्ट वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आप सभी ने देख लिया होगा। यदि जिसने नहीं देखा है तो वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकता है, और इसका हमने वीडियो भी बना दिया है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित अब आपको यहाँ पर ये जानकारी, ये जो आपको जानकारी दिख रही है, ये आपको हल्के में नहीं लेना है, और ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि इसी से आपका पूरा खेल बनने वाला है और इसी से पूरा आपका खेल बिगड़ने वाला है। तो क्या है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब ये है, जो आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे तो इसका जो एक प्रोफाइल पंजीयन, अब प्रोफाइल पंजीयन जैसे अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो उनको पता नहीं होगा, तो समझिए कैसा, जैसा भाई आपका एसएससी में ओटीआर चल रहा है, यूपीएससी में आपका ओटीआर चल रहा है, यूपीपीएससी में ओटीआर चल रहा है, अन्य एग्जाम में आपका ओटीआर चलता है, तो यही समझिए आपका ये प्रोफाइल पंजीयन है। जो जो प्रोफाइल पंजीयन है, इसी में आपका ओटीआर समझिए। इसके ओटीआर में आपका जो आधार कार्ड होता है, इसका ये वेरिफिकेशन यानी आधार कार्ड का आपका केवाईसी होती है। अब एक बात आपको क्या कर लेना है, आप अपने सभी स्टूडेंट को ध्यान से देख लीजिए। जो आपका आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में आपका नाम, नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स का नाम, एड्रेस, पिन कोड, ये सभी आपका जानकारी आपको चेक कर लीजिए सही है। और साथ ही स्पेशल आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके नाम की स्पेलिंग, नाम प्लस फादर्स नेम, ये सभी आपका 10th की मार्कशीट, ध्यान दीजिए 10th की मार्कशीट यानी 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार आपका होना चाहिए। क्योंकि अब आगे इसकी जब प्रोफाइल पंजीयन करेंगे, इसकी केवाईसी करेंगे, तो कुछ जानकारी आपकी डायरेक्ट आधार कार्ड से यहाँ पर ले ली जाती है, जो कि यदि आपकी आधार कार्ड में मिस्टेक रहेगी तो वही आपकी प्रोफाइल पंजीयन में यहाँ पर आपकी चली जाएगी। तो इसलिए आपकी प्रोफाइल पंजीयन में कोई मिस्टेक ना हो, और आप प्रोफाइल पंजीयन में जाएगी तो आपके फॉर्म में भी वही जानकारी जाएगी। और आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो जो आपकी 10th की मार्कशीट उसी के अनुसार वहाँ पर आपकी जानकारी मैच की जाएगी। अब आपकी जानकारी मिसमैच रहेगी तो आपको बिना कुछ कारण कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है, और आप फिर हाई कोर्ट में केस लगाने जाएंगे और हज़ारों रुपये खर्च करेंगे और समय भी खराब होगा, और उससे होना कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको, यदि आपके फॉर्म में आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है तो अभी आप चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, नाम और स्पेलिंग और एड्रेस, पिन कोड वगैरह ये सभी आप चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आपके पास टाइम है, आप किसी आधार सेंटर पर जाइए, वहाँ पर अपनी जो 10th की मार्कशीट है, निवास प्रमाण पत्र वगैरह, ये सभी ले जाकर आपको सब कुछ सही करा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन को रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर लीजिए। अब अपडेट कैसे करना है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसको देखकर अपने प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट कर लीजिए। ये तो रही आपकी पहली बात, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा, यहाँ पर देखेंगे बोर्ड द्वारा परीक्षा में मूल पहचान पत्र। अब आप इसके अलावा, जैसे आपका आधार कार्ड है, ये तो आपका मैंडेटरी रहेगा। इसके अलावा आप चाहे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस,
ये सभी आप ये भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो आपकी KYC है वो आपको UID जो आधार कार्ड है वो आपका यहाँ पर अनिवार्य देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जानकारी आपकी बायोमेट्रिक के आधार पर अनलॉक होना, ये बायोमेट्रिक के आधार पर आपका ये KYC होगी। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आधार कार्ड के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर देखिए नियम पुस्तिका में निश्चय परिचय पत्र, मूल परिचय पत्र की अतिरिक्त आपको अपना आधार कार्ड, ध्यान दीजिए आप ऑप्शनल तो कोई भी ले जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपके लिए अनिवार्य होगा। ये आधार कार्ड की छायाप्रति या आधार कार्ड, आधार नंबर या आधार आपका जो BID होती है ये तो आपके लिए ले जाना अनिवार्य है। और इसी के आधार पर आप देखिए बहुस्तरीय सत्यापन अनिवार्य होगा। तो आपको कहने का मतलब ये है, निष्कर्ष आपका ये है कि आपका आधार कार्ड में यदि कोई जानकारी मिस में अच्छे तो आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आप उसको जाइए और अपडेट उसको करा लीजिए। उसके बाद अपनी प्रोफाइल पंजीयन कीजिए। यदि जैसे ने प्रोफाइल पंजीयन कर लिया है तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। अब दूसरा यहाँ पर कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा। रोजगार पंजीयन भी आपको करके रख लेना है, क्योंकि इसका भी आके या चल के आपके लिए एक काम आने वाला। तो जिसने नहीं किया है तो वो अपना रोजगार पंजीयन कर लीजिए। आप यूट्यूब पर डालेंगे तो सैकड़ों वीडियो आपको रोजगार पंजीयन के मिल जाएंगे, तो उसको देखकर अपने रोजगार पंजीयन को करेंगे। तो ये तो रही छोटी सी जानकारी। अब इसके अलावा और जानकारी क्या है तो वो हम और देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ जानकारी और दी गई है। यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया। तो यहाँ पर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के आधार पर विभाग द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक अर्हताओं की उपाधि, पत्र उपाधि, प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। कहने का मतलब है जितने भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है उन सभी के आपके पास ओरिजिनल डिग्री प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन होगा। साथ ही जो संविदा कर्मी हैं, कर्मचारी हैं जो संविदा के ऊपर, उनके लिए न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा कर्मी का सेवा का प्रमाण पत्र भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इसका यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ ही जो EWS के स्टूडेंट हैं उनके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा आपका EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। EWS 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका केंद्र का होता है, एक आपका राज्य का होता है। तो क्योंकि ये वैकेंसी आपकी राज्य की है तो आपका राज्य वाला EWS प्रमाण पत्र आपके पास ये होना चाहिए। नेक्स्ट जानकारी देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आवेदनों का रद्द किया जाना। अब इस पॉइंट के लिए आप छोटा सा मत समझिए, क्योंकि इसके पहले आपका जो MPTET का फॉर्म फिल किया गया है, यदि आवेदन में अपूर्ण है या कोई बेहद प्रारूप में नहीं है या जिनके साथ परीक्षा शुल्क नहीं है या उनकी आवेदन रद्द कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये, जैसा कि आपको ऊपर बताया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, स्पेलिंग वगैरह यदि आपके सर्टिफिकेट के अनुसार मैच नहीं होती है तो जैसे यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका वहाँ पर फॉर्म कैंसिल या रद्द है लिखा ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए आपको ये सभी काम आपको पहले कर लेना है। अब दूसरा जानकारी और ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित वो भी देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका जो मध्य प्रदेश के आरक्षण वाले जैसे SC ST OBC वाले हैं तो उनको यहाँ पर ध्यान से देखिए। आरक्षण का दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास बना होना चाहिए। और आप कोशिश कीजिए कि आपके पास डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है जो आपका लोक सेवा केंद्र से बनता है उसको आप बनवा लीजिए। यदि नहीं बनवाया है तो वो आपको यहाँ पर बनवा लीजिए और आपके पास ही ओरिजिनल होना चाहिए। यदि ये नहीं आएगा तो आपका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जानकारी अभ्यर्थता रद्द करने के आधार, तो इसको आपको जरूर ध्यान रखना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, क्योंकि यहाँ पर आपको भाई सैकड़ों स्टूडेंट गलती करने वाले हैं। जब समय 2 से 3 मिनट से यही बात आपको बात आ रही थी और यही बात आपको यहाँ पर आप ऑफिशियल लिखी गई, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर तो मंडल अभ्यर्थी को केवल वह जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो आपकी हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट पर या हायर सेकेंडरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र पर उपलब्ध उल्लेखित है। और ध्यान दीजिए, जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्मतिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आपके इसकी फॉर्म फिल होने वाले हैं तो देखिए आप ध्यान से देखिए, सैकड़ों स्टूडेंट यही गलती करने वाले हैं। फिर बाद में आप बोलेंगे, इधर उधर कमेंट में बोलेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ एडिट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि एक बार आपके फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म फिल कर दिया और सबमिट कर दिया तो आपकी सब कुछ एडिट हो जाएगा, लेकिन जन्मतिथि में परिवर्तन पर अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। और मंडल द्वारा ऐसे रद्द किए आवेदन के लिए परीक्षा फीस लौटाने के लिए दायित्वहीन और आपकी एप्लीकेशन फीस भी वापस नहीं की जाएगी। तो कहने का मतलब यही, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच नहीं होनी चाहिए और आपका इसको करेक्शन अच्छी तरह से यानी आधार कार्ड वगैरह जो कुछ है आपका सही से आपको सुधार लेना है और आपकी 10th के अनुसार ही आपको फिल करना है। अब यदि इसकी प्रोफाइल पंजीयन में कोई मिस्टेक है तो अपने प्रोफाइल पंजीयन को एडिट कर लीजिए और उसको आपको क्या करने लेना है वो भी आप देख लीजिए आगे। और ये आपकी पुरुष विवाह संबंधित पंजीकरण ये सभी आपको पढ़ लेना है। अब इसके अलावा हम कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो साथ ही यहाँ पर आपकी पोस्ट है, तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करना है तो इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि आपके लिए सभी के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें भी आपके आगे चल के समस्या होने वाली है। तो उसको भी हम अलग से बनाएंगे। इस वीडियो में सर हम ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित जानकारी की बात कर रहे हैं, तो इनको सभी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और जानकारी है। अभ्यर्थी कर्मचारी चयन मंडल संचालक के निर्देश, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब तो इस परीक्षा हेतु केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको फिल करना है और
अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हताओं का भली-भांति अध्ययन कर लेना है, यानी आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है उसी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये तो सभी बात की बात है, जब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे तो उस टाइम हम आपको बता देंगे, लेकिन आपको भी बात को ध्यान में रखना है। साथ ही आवेदक को विभिन्न पदों की हेतु एक ही आवेदन आपको फिल करना है और आप उसमें पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर देखिए, आवेदक के पास नहीं तो शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। अब ऐसा मत कीजिए आपका कि अभी आपका रनिंग में है या कुछ चल रहा है और आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं और बाई चांस आपका उसी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो यदि आपकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट के बाद रहेगा तो आपके लिए उसमें भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म के संबंध में, इसको आपको जरूर पालन करना है। यदि ऐसा इसका आप फॉलो नहीं करते इस रूल का तो आपका एसएससी वगैरह, एसएससी में तो आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, इसमें आप डायरेक्ट जैसे ही इधर से सबमिट करेंगे और उधर से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। जैसा कि अभी आपने टीईटी में स्टूडेंट का देखा होगा और उनकी फीस भी बहुत दिनों में रिटर्न होती है और किसी किसी की रिटर्न भी नहीं होती है। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान से फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे और इनके अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आपका क्या रहेगा, तो अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ और हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि होनी चाहिए। दूसरा, आवेदक की जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 8वीं 10वीं या 12वीं की अंक सूची होना चाहिए, इन्हें अपलोड करना होगा। अनुसूचित जाति यानी SC ST और OBC और EWS के अभ्यर्थियों को श्रेणी प्रमाण पत्र हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, इस आपको अपलोड करना होगा। साथ ही जो डिसेबल कैंडिडेट बैंक अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और संविदा कर्मियों के द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष का आपके पास ही होना चाहिए, जैसा कि ऊपर आपने देखा और उसको आप पढ़ सकते हैं। अब ये तो सही है। अब आपकी इस यहाँ पर और देखिए, अब फोटो और सिग्नेचर के बारे में क्या बोला गया है, क्योंकि इसी के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, जैसा कि अभी SSC में भी देखा होगा, रेलवे में भी देखा होगा और इसी कारण से इसमें भी होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए तो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए और स्वयं की हस्तलिपि होना चाहिए निर्धारित प्रारूप में। अब फॉर्मेट में स्कैन कराकर आपको संलग्न करना होगा, ये सब तो ठीक है। अब जिसमें अभ्यर्थी के ऊपरी भाग में तथा नीचे के भाग में नीचे हस्ताक्षर होंगे आपके और फोटो अच्छी क्वालिटी की और वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए। जिसने अभी नहीं बनवाई है तो फोटो आप बनवा लीजिए और पोलराइड वगैरह नहीं होनी चाहिए और अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए और कान भी स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और उपरोक्त मानदंड के आधार फोटो संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जैसा कि आपको बार बार हम यहाँ पर बोल रहे हैं। और ये गलती आपको नहीं करनी क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपने अभी TET के लिए फॉर्म फिल किया था तो आपका वही फ़ोटो चल जाएगा और देख लीजिए 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। साथ ही फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक, यानी आपकी ये फ़ोटो है, खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कहने का मतलब ये है आपकी फ़ोटो है, इतने में आपका फ़ोटो चेहरा रहेगा, यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए और यहाँ पर आपकी फ़ोटो खिंचवाने की डेट होनी चाहिए। ये आपका अनिवार्य ही है। यदि ऐसा फ़ोटो अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा, यथासंभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो यदि आप दाढ़ी या क्लीन शेव में लगाया है तो वैसा ही आपको जब एग्जाम देने जाएंगे तो वैसा ही आपको अपना हुलिया लेके जाना है। साथ ही यदि पढ़ने के लिए चश्मा, ध्यान देखिए यहाँ पर जिसको चश्मा लगा है, यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग लिया जाता है तो चश्मा लगाकर आपको फोटोग्राफ खिंचवाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये, यदि आपके लिए चश्मा लगा है और बिना चश्मे के आप वहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो आपको फ़ोटो को भी चश्मा लगा कर खिंचवाना। और चश्मा कैसा होना चाहिए कि चश्मा आपका पारदर्शी होना चाहिए, आपकी आँख उसमें आँखें क्लियर दिखनी चाहिए और आँखों में चमक या लाइट वगैरह इस प्रकार से आपका ये चमक नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो में आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो आप किसी भी स्टूडियो में जाएंगे तो वहाँ से आप फ़ोटो को खिंचवा लीजिए। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फ़ोटो ही काउंसलिंग, साथ ही काउंसलिंग में चयन प्रक्रिया में उपयोग लाया जाएगा। और अतः अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वही पुरानी फ़ोटो घिस PTC लगा देते हैं, फिर बाद में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वही फ़ोटो लेके जाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आपकी फ़ोटो फिर जब तक फ़ोटो गुम हो जाएगी और फ़ोटो आपकी ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, कम से कम 8 से 10 फ़ोटो नई बनवा लीजिए और आपका नाम उस पर स्पष्ट होना चाहिए, डेट स्पष्ट होनी चाहिए। और वही फ़ोटो आपको जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो एडमिट कार्ड में चिपका के ले जाना होगा और वही फ़ोटो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना, ये आप गलती मत कीजिए क्योंकि छोटी सी गलती आप यहाँ पर 20 से 30 रुपये में, आपकी 50 रुपये में लगभग इतनी फ़ोटो आपकी 8 से 10 फ़ोटो बन जाएंगी। तो इतना आप कर लीजिए। साथ ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर
निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किए जाने होंगे। अब क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट अभी आपके साइबर कैफ़े से फिल कराएंगे, तो वहाँ पर साइबर कैफ़े वाले उल्टा सीधा फॉर्म फिल कर देते हैं। अब उनका तो कुछ नहीं है, फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा और सिलेक्शन से आप बाहर होंगे। तो जो हम आपको बता रहे हैं इतने टाइम से, इस बात का आपको विशेष रूप से पालन करना है और ध्यान रखना है। और आपको जब फॉर्म फिल कराते हैं तो साइबर कैफ़े पर जाइए आप जब, तो इसकी स्क्रीन को अच्छी तरह से देखिए, एक ही जानकारी आपको 2 से 4 बार मिला लीजिए, तभी उनसे बोलिए कि सबमिट कीजिए, नहीं तो आपको फॉर्म को सबमिट नहीं कराना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। यदि कुछ जानकारी आपकी ऐसी होती है कि एडिट कर सकते हैं फॉर्म में सबमिट करने के बाद, और कुछ जानकारी आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि डेट ऑफ बर्थ में बोला गया है। और मिसिंग अथवा अस्पष्ट हस्ताक्षर होने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। और एक बात और, ये हस्ताक्षर के बारे में बड़ा यहाँ पर लोचा चल रहा है, इसको आपको ध्यान दिए। पटवारी से यहाँ सबसे बड़ी समस्या हुई है। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है, क्या ऑनलाइन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किए जाने होंगे। साथ ही अब लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के कैपिटल हस्ताक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, लघु जैसे फॉर एग्जाम्पल के नाम है अजय, तो आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आप लिख देते हैं अजय कुमार जैसे, तो एक ही कर देते हैं और इस प्रकार से दस्तखत कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं दस्तखत। तो ये आपका लघु दस्तखत है, ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। दूसरा, यदि आप कैपिटल में यानी बड़े अक्षरों में फिल कर देते हैं ऐसी, इस प्रकार से आप दस्तखत करते हैं, तो ये भी आपका वैलिड नहीं रहेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपका आगे का अक्षर तो आपका बड़ा होगा इस प्रकार से, और बाकी के सभी अक्षर इस प्रकार से हस्ताक्षर कर सकते, ऐसे ही आपको हस्ताक्षर करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आगे चल के फिर बाद में आप चेंज कर लीजिए, लेकिन अभी तो कर लीजिए, इस टाइप से आपका जो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इस बात का हस्ताक्षर में भी आपको ध्यान देना है। साथ ही मिसिंग ये आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किए गए हस्ताक्षर ही समान परीक्षा हॉल में, और आपको कहने का मतलब जो दस्तखत आप यहाँ पर कर रहे हैं फॉर्म में, वही हस्ताक्षर आपको एग्जाम हॉल में करना है, और वही हस्ताक्षर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वही हस्ताक्षर आपको वहाँ पर भी करना है। तो ये सभी जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आपकी रही बात, ये कुछ और जानकारी है तो वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिशा निर्देश, तो ये सभी आपको देख लेना। अब आवेदक को आवेदन पत्र में शरीक स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने वाली फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा, और इसके बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब है, आपके चेहरे पर, हाथ पर, फेस पर कहीं भी मोल कट का निशान है, यानी पहचान आपका शरीर का, तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। और आपको जो आईडी प्रूफ एग्जाम में देने वाले हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। तो ये सभी आपके जब ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे तो उस बात का ध्यान देना है। अब जैसे इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें एक ही जानकारी आपको फिर बताएंगे दोबारा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है। साथ ही यहाँ पर कुछ और जानकारी, यहाँ पर ये आधार कार्ड के बारे में, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। अब आपको क्या करना है, इसकी नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर सभी जानकारी को एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ना है, और सभी जानकारी को आपको जो जो नियम बोले गए हैं उसको आपको फॉलो करना है। अब दूसरी बात, अब आपको प्रोफाइल पंजीयन करना होगा। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप प्रोफाइल पंजीयन करने के लिए आपको कुछ जानकारी, जैसे आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, हैंड डिक्लेरेशन और आपके डॉक्यूमेंट, ये सभी को अच्छी तरह से अपलोड करना होगा चेक करके। अब जिसने अभी तक प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है तो प्रोफाइल पंजीयन आप कर लीजिए। अब प्रोफाइल पंजीयन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताइए, आपको घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो उसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ ही जिसकी प्रोफाइल पंजीयन हो चुकी है और अपनी प्रोफाइल पंजीयन में फ़ोटो, सिग्नेचर, हैंड डिक्लेरेशन, अपने सर्टिफिकेट को अपडेट करना चाहते हैं, कुछ और जानकारी अपडेट करना चाहते हैं, जैसे नाम हुआ, एड्रेस हुआ, ये जानकारी आप अपडेट करना चाहते हैं, तो उसकी भी हमने जानकारी का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, दोनों की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उनको देखकर अपने प्रोफाइल पंजीयन को एडिट कर लीजिए। अब एडिट कर लीजिए। अब जो आप एडिट नहीं करना चाहते हैं, आप साइबर कैफ़े से भी कराएंगे, तो लेकिन एक बार वीडियो को आप देख लीजिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि साइबर कैफ़े पर जाकर आपको किस किस बात का ध्यान देना है, ताकि वहाँ पर गलती ना हो। क्योंकि साइबर कैफ़े पर आप जाएंगे तो भीड़ का कारण या जल्दबाजी में कुछ वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, ताकि फिर आगे चल के प्रॉब्लम आपको होगी। तो इसलिए आपको अभी से सतर्क हो जाना है। तो ये सभी जानकारी आपके लिए बताने का प्रयास किया गया है, और आप सभी को इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना। क्योंकि जब आपकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो जानकारी है, जो बेसिक जानकारी, जो इंपॉर्टेंट जानकारी आपके फॉर्म से, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही कम यहाँ पर बताई जाएगी, और जो कि आपके लिए जितनी आप तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन, उतनी ही आपकी इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। इसलिए इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ने तो वीडियो स्टार्ट में ही देखकर छोड़ दिया होगा। अब जिसने यहाँ पर देखा है तो हमें उम्मीद है कि आप सभी ये गलती नहीं करेंगे फॉर्म में, और जिसने यहाँ पर देख लिया है तो आपको ये गलती अब नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो ये सभी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी।
जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी का रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।